हेलो एवरीवन, आज हम अपने जो विश्व की प्रमुख जनजातियां हैं उनमें भील जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने लास्ट क्लास में एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति के बारे में अध्ययन किया था, आज हमारा जो 3rd नंबर की जो हमारी जनजाति है वो है भील जनजाति। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जो भील जनजाति है वो हमारे राजस्थान में भी पाई जाती है, जबकि एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति का भारत के किसी भी क्षेत्र पर कहीं भी नहीं है भारत में बुशमैन और एस्किमो जनजाति। लेकिन जो भील जनजाति है इसका कुछ विस्तार भारत में है और भारत में राजस्थान में भी भील जनजाति का विस्तार पाया जाता है। हम इसमें पढ़ते हैं भील जनजाति के बारे में कि जो भील है ये संथाल और गौंड जनजातियों के बाद में भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह है। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भील जनजाति का भारत में कौन सा स्थान है या कौन से नंबर पर सबसे बड़ा जनजातीय समूह है भील, तो आपको आंसर देना है तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, भील जनजाति है। उसके बाद इसमें हम आगे पढ़ते हैं भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मतलब जो आपकी भील जनजाति है, इस भील जनजाति में जो भील शब्द आता है, इस भील शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो द्रविड़ियन भाषा के बीलू से, कौन से शब्द से हुई है, बीलू से हुई है। और इस बीलू का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तीरंदाज। मतलब कि जो भील जनजाति के जो लोग हैं वो तीर चलाने में काफ़ी माहिर होते हैं, इसीलिए द्रविड़ियन भाषा के बीलू से भील शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है तीरंदाज। आगे हम इसमें और देखते हैं कि जो भील है इनकी उत्पत्ति महादेव के पुत्र निषाद से हुई है, महादेव के पुत्र निषाद से हुई है। इसके अलावा जो भील जनजाति है इसका उल्लेख महाभारत काल में भी जो एकलव्य हैं उनसे इनका उल्लेख मिलता है और रामायण काल में शबरी से भी इनका उल्लेख मिलता है। मतलब जो महाभारत काल में हम जो एकलव्य के बारे में सुनते हैं ये भील जनजाति से ही संबंधित है। इनको आपने देखा होगा कि ये तीर चलाने में काफ़ी माहिर थे, जिनकी परीक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने इनसे इनका अंगूठा मांग लिया था। क्यों? क्योंकि अगर ये तीर चलाने में इतने माहिर होते तो ये अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ हो जाते। इसीलिए जो एकलव्य है इनका महाभारत काल में उल्लेख होता है, ये भी भील जनजाति से संबंधित है। और जो रामायण काल में शबरी है ये भी भील जनजाति से संबंधित है। आगे हम इसमें चलते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भील जनजाति ने डगारिया डूंगरपुर, बांसिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और दयावा उदयपुर पर शासन किया। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि ऐतिहासिक दृष्टि से जो भील जनजाति है इन्होंने कहाँ कहाँ पर शासन किया है, मतलब इतिहास में भील जनजाति ने राजस्थान के ऐसे कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर भील जनजाति ने अपना शासन किया है, तो आपको आंसर देना है डगारिया डूंगरपुर, बांसिया बांसवाड़ा, कोटिया कोटा और दयावा उदयपुर। इस प्रकार से आपका प्रश्न बन सकता है। आगे हम इसमें चलते हैं भील जनजाति की कुछ विशेषताओं पे। जैसा कि हमने एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भील जनजाति की विशेषताएं बताइए, या आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि भील जनजाति की शारीरिक विशेषताएं बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भील जनजाति के लोग हैं वो नाटे कद के होते हैं, मतलब कि छोटी हाइट होती है उनके। उसके अलावा इनका जो रंग है वो गहरा काला होता है, नाक चौड़ी होती है, आंखें लाल होती है, बाल रूखे होते हैं, जबड़ा कुछ बाहर की ओर निकला हुआ होता है, शरीर इनका सुगठित और सुडौल होता है और ये बहुत ही परिश्रमी और ईमानदार होते हैं। इस प्रकार से ये सभी जो है ये भील जनजाति की विशेषताएं हैं। आपके प्रश्न बन जाता है अगर 50 शब्दों में या 20 शब्दों में कि भील जनजाति की विशेषताओं के बारे में बताइए। तो हमने जिस प्रकार से एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति की भी विशेषताएं पढ़ी है, एस्किमो जनजाति जो है आपकी मंगोल प्रजाति से संबंधित होती है, बुशमैन जनजाति जो है वो आपकी निग्रिटो प्रजाति से संबंधित होती है, इसी प्रकार से जो भील जनजाति है उनमें ये सभी विशेषताएं पाई जाती है। मैं बार बार आपको जो जनजाति है उनको एक दूसरे से कंपेयर इसीलिए करती हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। जब भी आपसे जिस जनजाति के बारे में पूछा जाए आप उसी जनजाति से संबंधित अपना उत्तर दें।
आगे हम इसमें चलते हैं। जैसा आपको पहले इसमें देखिए एक भील जनजाति की आपको महिला दिखाई दे रही है। ये महिला किस प्रकार की है? ये भील जनजाति से संबंधित महिला है। इस प्रकार से जो भील जनजाति है वो उनका कुछ इस प्रकार से इनका पहनावा होता है, कुछ इस प्रकार के इनके आभूषण होते हैं और सुगठित और सुडौल इनका शरीर होता है। आगे हम इसमें चलते हैं अपने अगले कि भील जनजाति के निवास क्षेत्र। जो भील जनजाति है इनका निवास क्षेत्र कौन सा होता है? भील जनजाति अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों में निवास करते हैं। मतलब जो भील जनजाति के लोग हैं मोस्टली पहाड़ियों और वन क्षेत्रों वाले इलाकों में रहते हैं, जिसमें हम भारत में अगर भील जनजाति की बात करें तो भारत में भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। जो आपकी भारत में है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र। और वहीं हम राजस्थान में भील जनजाति की बात करें तो राजस्थान में जो भील जनजाति है वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अगर आपसे 50 शब्दों में आपका प्रश्न बन जाता है कि भील जनजाति के निवास क्षेत्रों का वर्णन कीजिए या भील जनजाति के निवास क्षेत्र बताइए, तो आपको उसमें ये उत्तर लिखना है, प्लस उसके साथ में आपको एक प्रकार का ये जो भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, ये भारत का जो मानचित्र ये आपको दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से एक छोटा सा आपको भारत का मानचित्र बनाना है और उसमें आपको भील जनजाति को दिखाना है। ये जो आपकी इस तरफ जो आपके एक शेडिंग दे रखी है, ये शेडिंग कौन सी जनजाति को शो कर रही है? भील जनजाति को शो कर रही है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो भील जनजाति है इसका जो कुछ भाग है वो राजस्थान में आ रहा है, कुछ भाग है जो इसका मध्य प्रदेश में आ रहा है, कुछ भाग जो है इसका गुजरात में आ रहा है और कुछ भाग इसका महाराष्ट्र में आ रहा है। इस प्रकार से भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के कुछ इलाकों में निवास करती है। और यही हमसे अगर प्रश्न किया जाए कि राजस्थान में भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप इसमें देख रहे हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर भील जनजाति पाई जाती है। जैसा कि अभी हमने अपने ऊपर पढ़ा है इसमें कि राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर क्षेत्र में भील जनजाति पाई जाती है, जैसा कि आपको इस मानचित्र से बहुत अच्छे से स्पष्ट है। तो निवास क्षेत्रों पर अगर आपके प्रश्न बनता है तो आपको उसमें निवास क्षेत्र बताते हुए भारत का मानचित्र देते हुए उसमें भील जनजाति का अंकन जरूर करना है। आगे हम इसमें चलते हैं भील जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों पर। मतलब कि भील जनजाति अपनी इकोनॉमी को कैसे स्ट्रॉन्ग करती है, जिसमें हम इसमें देखते हैं कि भीलों की आजीविका का जो मुख्य आधार है वो खाद्य संग्रहण, आखेट, आदिम कृषि और पशुपालन है। खाद्य संग्रहण का मतलब यही है कि ये अपने भोजन को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, कई जगह से अपने भोजन को एकत्र करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है खाद्य संग्रहण। आखेट का मतलब किस चीज़ से हो जाएगा? शिकार से, कि ये लोग शिकार भी करते हैं। जब तीरंदाज है, जब तीर चलाने में बहुत माहिर है, तो इस प्रकार से तीरों के माध्यम से अपना शिकार भी करते हैं। आदिम प्रकार से ये लोग कृषि भी करते हैं और पशुपालन भी करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करें आखेट की, मतलब शिकार की। जो भील जनजाति है ये पूर्व में ये जो लोग हैं वो महान शिकारी थे, मतलब बहुत बड़े शिकारी हुआ करते थे। जब तीर चलाने में माहिर थे तो महान शिकारी थे भील जनजाति के लोग। लेकिन अब ये लोग जो 80% इनके भील जनजाति के लोग हैं वो कृषि कार्य करने लगे। मतलब आपके पूर्व में भील जनजाति के लोग महान शिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब 80% भील कृषि कार्य में लगे हुए हैं। इसमें आगे हम देखते हैं कि जो भील जनजाति है इनके द्वारा जो झूमिंग कृषि की जाती है, इस झूमिंग कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी क्षेत्रों में दजिया कहते हैं। कई बार आपके क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में एक क्वेश्चन बना है कि झूमिंग कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी भागों में क्या कहा जाता है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि चिमाता और दजिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि झूमिंग कृषि, जिसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि, जो स्थान बदल बदल कर की जाती है, इस कृषि को पहाड़ी क्षेत्रों में चिमाता और मैदानी भागों में दजिया कहते हैं, जो भील जनजाति से संबंधित है। आगे हम इनके भोजन के बारे में बात करते हैं कि जो भील जनजाति के भोजन हैं इनमें वर्ष पर्यंत जो भीलों का मुख्य भोजन है वो कौन सा है? मक्का। मक्का भीलों का मुख्य भोजन है। और जो
इनके खास उत्सव होते हैं या कई प्रतिभोज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे भी शादी फंक्शन आदि होते हैं, तो जो खास फंक्शन होते हैं, खास जो उत्सव होते हैं, उन उत्सवों पे ये चावल बनाते हैं, लापसी बनाते हैं और राबड़ी बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हम रोज़मर्रा के खाने में तो क्या खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा के हम लोग खाने में गेहूं खाते हैं, आटा चावल, ये लोग ये चीज़ें खाते हैं। जबकि जो भील है, इनका जो वर्ष पर्यंत मुख्य भोजन है वो कौन सा है, मक्का। लेकिन जो खास इनके उत्सव होते हैं उन पर ही चावल, लापसी और राबड़ी बनाते हैं। इसके अलावा जो भील जनजाति है ये मांसाहारी होती है और मदिरा का भी सेवन करती है। मदिरा का मतलब हो जाएगा शराब से, ठीक है, ये लोग शराब या मदिरा का सेवन भी करते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। जब शिकार करते हैं तो शिकार से मतलब यही है कि जब इनको कई और चीज़ें खाने को नहीं मिलती, जिस जगह पर ये ऐसी कई वन क्षेत्रों में, घने वनों में जो भील जनजाति रहती है, वहाँ पर उनको खाने की अगर अन्य कोई चीज़ नहीं मिलती तो वो मांस आदि भी खाते हैं। आगे हम भीलों के वस्त्रों के बारे में बात करें। अगर आपके वस्त्रों से संबंधित भीलों का प्रश्न बनता है कि भीलों के वस्त्रों पर छोटी सी आप टिप्पणी कीजिए, वस्त्रों को टिप्पणी कीजिए, या आपसे इस प्रकार से पूछा जाए कि भीलों से संबंधित वस्त्र कौन कौन से हैं होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भीलों के जो पुरुष होते हैं वो छाल से बनाकर निकर, और स्त्रियां जो होती है वो पेटीकोट पहनती हैं। वर्तमान में मतलब अब जो आपका टाइम है उसमें जो भीलों से संबंधित पुरुष है वो धोती साफा या पैंट शर्ट भी हम कह सकते हैं, और जो स्त्रियां हैं वो घाघरा लुगड़ी पहनती है। मतलब पुराने टाइम में जब वस्त्र इतने ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, जब प्राचीन समय में जो पुरुष है वो छाल से नेकर बनाकर पहनते थे और स्त्रियां पेटीकोट पहनती थी। लेकिन अब जब संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, धीरे धीरे कई प्रकार के संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो वर्तमान में अब जो पुरुष है वो पैंट शर्ट और जो स्त्रियां हैं वो घाघरा लुगड़ी पहनने लगी है। भीलों के जो आभूषण होते हैं वो किससे बने होते हैं? भीलों के आभूषण चांदी, पीतल, जस्ता, निकल से बने होते हैं। जो भीलों के आभूषण के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि भीलों के आभूषण किस प्रकार के होते हैं, किन चीज़ों से बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए चांदी, पीतल, जस्ता और निकल से बने हुए आभूषण भील जनजाति पहनती है। आगे हम इसमें चलते हैं कि निवास गृह की। जैसा कि मैंने आपको बुशमैन जनजाति में भी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया था कि अगर आपसे निवास क्षेत्र पूछा जाता है तो क्षेत्र का मतलब होता है एरिया, कि वो कहाँ रहते हैं। जैसे भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र इलाके में रहती है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न बनता है ग्रह, घर, जिसको हम कहते हैं घर, कि निवास गृह पर आपको टिप्पणी करनी है, तो आपको क्या लिखना है कि उनके जो घर है वो किन चीज़ों के बने हुए होते हैं। तो जो भील जनजाति के निवास घर हैं, निवास गृह हैं, ये झोपड़ियां हैं जो खेतों के छोटे टुकड़ों के मध्य टीलों पर बनी होती है। जो इनके खेत होते हैं, इन खेतों के बीच में कई प्रकार के छोटे छोटे टीले होते हैं, इन पर भील जनजाति अपनी झोपड़ियां बनाकर रहती है। इसके अलावा जो इनकी घर की दीवारें होती है वो मिट्टी, पत्थर व बांस से, और जो इनकी घर की जो छतें होती है वो खपरेल से बनी होती है। इसके अलावा जो भीलों की झोपड़ियां हैं, झोपड़ियों के सामने की दीवार को ये गोबर, खड़िया, लाल गेरू से लीप पोत कर सजाते हैं। मतलब इनके जो घर का रंग रोगन किया जाता है, जैसे हम अपने घर पे पेंट करते हैं, हम अपने घर पे कलर करते हैं, वैसे ये अपने घर को, अपनी झोपड़ियों को किन चीज़ों से सजाते हैं? गोबर, खड़िया, लाल गेरू आदि से अपने घरों को सजाते हैं। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भीलों के छोटे गांवों के समूह को फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहते हैं। कई बार आपके लास्ट बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है कि फला किसे कहते हैं, पाल किसे कहते हैं, या भीलों के घरों को क्या कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भीलों के जो छोटे गांवों के समूह है उसको तो क्या कहते हैं? फला कहते हैं। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम छोटे गांवों में पाल आंसर लिख देते हैं, बड़े गांवों को फला कर देते हैं। तो आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको क्लियर होना है कि जो छोटे गांव होते हैं भीलों के, उनको फला कहते हैं, और जो इनके बड़े गांव होते हैं इनको पाल कहते हैं। जैसा कि अभी आपको इसमें एक मैं चित्र दिखा रही हूँ, इस प्रकार से कुछ भीलों के घर होते हैं, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको एक झोपड़ी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये झोपड़ी आपको देखो घास फूस बांस आदि से इनकी झोपड़ी बनी हुई है, ठीक है। घास फूस बांस आदि से झोपड़ी बनी हुई है। और इसी प्रकार से जो इनकी छत दिखाई दे रही है आपको, ये किसकी बनी हुई है? खपरेल की बनी हुई है। ये छत खपरेल की बनी हुई है।
जिसपे अगर बारिश का पानी भी आता है तो उस बारिश के पानी से इनकी ये छतें क्या हो, खराब ना हो, वो पानी सीधा इस स्लोप के माध्यम से, इस ढाल के माध्यम से नीचे आ जाए। अगर ज़्यादा देर तक इनकी छत पे पानी भरा रह जाएगा तो इनकी झोपड़ियाँ क्या हो जाएगी, जल्दी से टूट जाएगी। तो हल्की सी जो छत होती है वो ढाल लिए हुए होती है, खपरेल की बनी हुई होती है, और जो छोटे गांव होते हैं इनको फला कहते हैं और बड़े गांव को पाल कहते हैं। आगे हम इसमें चलते हैं भीलों के औजार व बर्तन पे। जो भील जनजाति के औजार हैं उनमें मेन आपके आते हैं धनुष, बाण, तलवार, खंजर। ये भीलों के प्रमुख अस्त्र शस्त्र। जब ये तीरंदाज जब माहिर होते हैं तीर चलाने में तो धनुष, बाण तो एक सामान्य सी बात है कि इनका मुख्य औजार है, ठीक है, जिसके माध्यम से ये शिकार करते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि भीलों के बाण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के बाण होते हैं भीलों के, जिसमें एक का नाम होता है हरियो और दूसरे का नाम होता है रौबदो। आपको पता होना चाहिए कि भील जनजाति के बाण 2 प्रकार के होते हैं, हरियो और रौबदो। इसके अलावा ये पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा प्रयोग में लेते हैं, जिसको ये फटकिया कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फटकिया किसे कहते हैं। प्रश्न बन सकता है आपका 20 शब्दों में कि फटकिया किसे कहते हैं। तो भील जनजाति में जो पक्षियों को पकड़ने के लिए एक प्रकार का फंदा उपयोग में लिया जाता है, इसको ये फटकिया कहते हैं। आगे हम भील जनजाति की समाज और संस्कृति पे चलते हैं। जो भील जनजाति है ये पितृसत्तात्मक समूहों में निवास करते हैं। मतलब पितृसत्तात्मक का मतलब है कि इनके समूह में जो पिता होता है वही प्रधान होता है, पिता सबसे बड़ा होता है, वही प्रधान होता है। तो भील जो होते हैं वो पितृसत्तात्मक समूहों में निवास करते हैं। इनमें जो है बहुपत्नी प्रथा पाई जाती है। मतलब उसी प्रकार से जैसा हमने बुशमैन जनजाति में पढ़ा था कि ये लोग 1 से अधिक पत्नी भी रख सकते हैं, 1 से अधिक पत्नी रखते हैं, तो 1 से अधिक पत्नी पाई जाती हैं, इनमें 1 से अधिक विवाह होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें बहुपत्नी प्रथा भी पाई जाती हैं। आगे इसमें हम देखते हैं कि जो भील जनजाति में सामान्यतः जो विवाह का प्रस्ताव है वो वर पक्ष की ओर से आता है। वर का मतलब है दूल्हे के घर की तरफ से आता है, जो दूल्हे के पिता हैं उनकी तरफ से इनमें विवाह का प्रस्ताव आता है। इनमें कन्या का मूल्य देना पड़ता है, जिसको ये लोग दापा कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि दापा किसे कहा जाता है, तो दापा एक प्रकार का, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो दहेज होता है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, दहेज एक चीज़ होती है कि जब हम किसी को अपनी कन्या देते हैं, किसी वर पक्ष को अपनी कन्या देते हैं, तो अपने उस कन्या के साथ में उसके साथ कई प्रकार का सम्मान भी हम देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दहेज कहते हैं। जबकि जो भील जनजाति है, इस जनजाति का जो विवाह प्रस्ताव है ये दूल्हे की तरफ से वर पक्ष की ओर से आता है, जिसमें जो कन्या के पक्ष के जो घर वाले होते हैं उनको ये जो वर पक्ष वाले होते हैं ये क्या देते हैं, मूल्य देते हैं। तो इसमें बिल्कुल उल्टा हो जाता है, बिल्कुल क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इस संस्कृति को ये लोग क्या कहते हैं, दापा कहते हैं। आपको प्रश्न बन सकता है दापा किसे कहते हैं। इसी प्रकार से पिछले साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बना है गोल गधेड़ों प्रथा का संबंध कौन सी जनजाति से है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि गोल गधेड़ों प्रथा का संबंध जो है वो भील जनजाति से है। तो जो गोल गधेड़ों प्रथा है इसमें क्या होता है कि इस प्रथा के द्वारा कोई भी युवक शूरवीरता व साहस का कार्य दिखलाते हुए शादी हेतु युवती को चुनने का अधिकार पाता है। मतलब कि जो भी युवक, जो भी बंदा सबसे ज़्यादा साहसी होगा, सबसे ज़्यादा तीर चलाने में माहिर होगा, ठीक है, वो अपने आप का परिचय देते हुए उस युवती को क्या रखता है, चुनने का अधिकार रखता है। जैसे कि हम प्राचीन समय में देखते थे कि स्वयंवर टाइप की चीज़ होती थी, एक स्वयंवर तरह की जो चीज़ होती थी जिसमें कि जो युवती है वो अपनी इच्छा अनुसार वर चुनती थी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो युवक सबसे ज़्यादा शूरवीर होगा, सबसे ज़्यादा साहसी होगा, उसी को युवती चुनने का अधिकार होता है।
इस प्रकार से गोल गधेड़ों प्रथा होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए गोल गधेड़ों प्रथा किसे कहते हैं, दापा किसे कहते हैं। तो ये दोनों शब्द आपको पता होने चाहिए जो इनकी समाज, संस्कृति और विवाह से संबंधित है। आगे हम इसमें चलते हैं कि जो भील जनजाति है, इनके जो कृषि कार्य में जो ये यंत्र उपयोग में लेते हैं, इन यंत्रों की और उपकरणों की भील जनजाति पूजा भी करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं। तो जो कृषि में ये लोग यंत्र उपकरण काम में लेते हैं, इनकी ये पूजा करते हैं। इसके अलावा भील जनजाति नागदेव को पूजते हैं और इनके जो प्रमुख नृत्य है वो कौन से है, घूमर और गैर। गैर और घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। जो आपके प्रश्न बन सकता है 20 शब्दों में कि भीलों के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि गैर और घूमर भीलों के प्रमुख नृत्य हैं। आगे हम इसमें देखते हैं कि राजस्थान में 100 माही जाखम से बनी त्रिवेणी पर शिव की आराधना हेतु भीलों का प्रमुख मेला बेणेश्वर लगता है। आपके कई बार कंपटीशन पेपर में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन बनता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेणेश्वर मेला किस जनजाति से संबंधित है और कहाँ लगता है और किस देवी देवता की आराधना हेतु इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पहली चीज तो कि राजस्थान में लगता है। राजस्थान में भी कहाँ लगता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास, जिसमें मेन हम बात करें तो डूंगरपुर। और 100 माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर ये मेला लगता है और किस देवी देवता या देवता की आराधना पर बढ़ता है, शिव की आराधना पर। और कौन सी जनजाति से संबंधित है, भील जनजाति से संबंधित है, जिसका नाम है बेणेश्वर मेला। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं इसमें भीलों का रणघोष। भीलों का रणघोष कौन सा है, फायरे फायरे। 20 शब्दों में आपके प्रश्न बन सकता है कि भीलों का रणघोष बताइए। तो फायरे फायरे भीलों का रणघोष है। इनके जो समस्त पाल का मुखिया है ये गमेती कहलाता है। मतलब जो भीलों के गांव होते हैं, जैसे हमारे गांव में सरपंच होता है, ठीक है, उप सरपंच होते हैं, उसी प्रकार के जो भीलों के बड़े गांव होते हैं, भीलों के बड़े गांव होते हैं, जिनको ये क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था छोटे गांवों के समूह को फला और बड़े गांवों को पाल कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो भील जनजाति के पाल होते हैं, इस पूरे पाल का जो मुखिया होता है, इसको क्या कहते हैं, ये लोग गमेती कहते हैं। और उस गमेती को जो मार्गदर्शक देता है, मतलब उस गमेती को जो मार्गदर्शन देता है, उसको ये लोग बोलावा कहते हैं। तो आपके प्रश्न बन सकता है कि भील जनजाति के समस्त पाल का मुखिया कौन है, तो आंसर होना चाहिए आपका गमेती। और गमेती का जो मार्गदर्शक है वो कौन है, मतलब गमेती को कौन सही राह दिखाता है, कौन उसको हर चीज़ के बारे में, उसकी जो भी डिसीजन होते हैं उसमें अपना मत देता है, या उसको हम कह सकते हैं मार्गदर्शक, तो वो कौन कहलाता है, बोलावा। आगे हम इसमें बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। मतलब जो भील जनजाति है, अब किस प्रकार से वो आधुनिक संस्कृति से अपना संपर्क बढ़ा रही है। इसमें हम देखते हैं कि जो वर्तमान में भील जनजाति है, जैसे कि अब तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, सरकारी नौकरियों में भील जनजाति को कई प्रकार से आरक्षण मिल चुके हैं, रिजर्वेशन मिल चुका है। तो इसलिए भीलों का जो संपर्क है वो शहरी क्षेत्रों से होने के कारण भील जनजाति के लोग चतुर हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। और यहाँ के जो युवा है, भील जनजाति के जो युवा वर्ग है, वो मेहनत मजदूरी भी करने लगे हैं। इस प्रकार से इनके पहनावे में, रहन सहन में भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। मतलब भील जनजाति जिस प्रकार से अपने आप को शहरी क्षेत्रों की तरफ बढ़ा रही है, कई प्रकार की सरकारी नौकरियों में ये लोग जा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, तो इनके रहन सहन में भी क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। जो ये धोती साफा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, या जो औरतें इनमें घाघरा लुगड़ी पहनती है, वो अब क्या कर रहे हैं, अपने आप के रहन सहन में बदलाव कर रहे हैं। आगे हम इसमें देखते हैं
कि जो सरकारें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सरकारें हैं आदिवासी क्षेत्रों के प्रादेशिक विकास हेतु, भील जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर वाले क्षेत्र में रहती है और ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र हैं आपके? आदिवासी क्षेत्र हैं। तो इन आदिवासी क्षेत्रों को हम कह सकते हैं टीएसपी एरिया। टीएसपी एरिया को अलग से रिजर्वेशन मिलता है। इस प्रकार से सरकारें इन जनजातियों के प्रादेशिक विकास हेतु विद्यालय, चिकित्सालय, परिवहन, संचार, बैंकिंग सुविधाएं, कुटीर उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे इन लोगों की जीवन शैली में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है। मतलब गवर्नमेंट भी इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। जैसे एस्किमो जनजाति के लिए उत्तरी अमेरिका, कनाडा और अलास्का की सरकार उनको कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवा रही है, जिससे एस्किमो जनजाति कनाडा और अलास्का की तरफ बढ़ रही है। उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है वो इन आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि इन जनजाति की जीवन शैली भी काफ़ी कुछ बदल रही है। तो इस प्रकार से जो आज हमने बात करी है वो भील जनजाति के बारे में अपना अध्ययन किया है, जिस पर आपके कई प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं कि भील जनजाति कहाँ निवास करती है, इनका मुख्य भोजन क्या है, ये कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, भील जनजाति की समाज और संस्कृति किस प्रकार की है, या आपसे पूछा जा सकता है भील जनजाति पर एक लेख लिखिए, या भील जनजाति जो है या भील शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। इस प्रकार से आपके कई प्रकार के 20 शब्दों में, 50 शब्दों में और बड़े प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको भील जनजाति के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन करते हुए इन नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाई करनी है। आपके जो ये नोट्स है इसके माध्यम से आपको भील जनजाति को समझना बहुत आसान हो जाएगा। जब आप इसके माध्यम से और तीनों जनजातियों को एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, और जहाँ पर भी आपकी चित्र बनाने की चीज़ या मानचित्र देने की चीज़ आए तो आप उसको ज़रूर कवर करें। थैंक यू सो मच।